जय हिंद। उत्तर प्रदेश आर ओ के लिए इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की जो श्रृंखला है और यह प्रश्न कई सारे एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेंगे और ऐसे प्रश्न कई एग्ज़ाम में आए हुए भी हैं और यह पुनरावलोकन घटना चक्र से संबंधित प्रश्न भी वहाँ से सिलेक्ट किए गए हैं। इसलिए ये जो प्रश्न है या प्रश्नों की श्रृंखला है बहुत ही लेवल का है और आपको यहाँ पे जैसे प्रश्न आपके आर ओ में देखने को मिलते हैं ठीक वैसे ही प्रश्न आप इस लेवल में देखने को मिलेंगे। तो इसी कड़ी में इतिहास से संबंधित जो बाबर यानी मुग़ल वंश है उसमें से हमने प्रश्नों को और इम्पोर्टेंट प्रश्नों को हमने यहाँ पे छांट कर लाए हैं। आप इसे देखिए और इस प्रश्नों को सॉल्व करिए फिर बताइएगा आप। तो आइए पहला प्रश्न यहाँ पे पढ़ते हैं। भारत यानी बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में से जो एक आलम खान था वह क्यों आमंत्रित करवाया था अपने ही बेटे दिलावर खान के द्वारा। यानी इसका ही बेटा था दिलावर खान, उसको भेजा था कि जाओ तुम बाबर को हमारा संदेश दे दो और उसे बोलो कि आप क्या करो कि आकर के भारत पर आक्रमण करो और हमारी सहयोग करो सत्ता को पच्युत करने में और फिर हम उस सत्ता पर काबिज जाएंगे। और इस चीज़ को जब देखता है समझता है बाबर तो बड़ा ही उसे खुशी होती है कि इससे बढ़िया मौका नहीं मिलने वाला है। तो इस प्रश्न का आप यहाँ पे आंसर देने वाले हैं। आप इस प्रश्न का आंसर यहाँ पे लिखेंगे कमेंट बॉक्स में। तब तक हम कुछ और आपसे रिलेटेड जानकारी यहाँ पे बताते हैं और यहाँ पे आइए बढ़ते हैं थोड़ा सा और बताइए इसमें एक चीज़ कि बाबर का जन्म कब हुआ था। आपको बताना है कि बाबर का जन्म जो है कब हुआ था यह चीज़। तो जन्म बताना है कब हुआ था बाबर का, साथ में यहीं पे पिता कौन थे इसके पिता के बारे में बताइए और यहाँ पे किस क्षेत्र यानी किस राज्य का यहाँ पे राजा हुआ करता था इसका पिता और इनके 4 पुत्रों का नाम बताओ भाई। 4 पुत्रों के नाम लिखने हैं आपको। साथ में इसने 5 बार आक्रमण किया था भारत पर, 5 बार भारत पर इसने आक्रमण किया था, इसके बारे में भी हम जानेंगे। ठीक है, तो जन्म बता दें कि यह 1483 में हुआ था, 1483 में इसका जन्म हुआ था। और पिता इसके कौन थे तो उमर शेख, पिता थे उमर शेख और ये 1400 यानी 1494 में इन्होंने फरगना की गद्दी पर काबिज हुआ। उस गद्दी पर बैठ करके शासन करना शुरू कर दिया। किस गद्दी पर तो फरगना क्षेत्र की जो है यहाँ पे शासन करना शुरू कर दिया। इसके 4 पुत्र थे, 4 पुत्र कौन कौन थे तो मकरान, हिंदाल, अस्करान और हुमायूं। ठीक है, या अस्करान, हुमायूं, हिंदाल, मकरान 4 इसके पुत्र हुआ करते थे और इसने भारत पर 5 बार आक्रमण किया था। और पहला बार जो आक्रमण किया था वह किसके विरुद्ध तो 1519 में पहला बार आक्रमण किया था यूसुफ जाई जातियों के विरुद्ध यहाँ पे पहला आक्रमण किया था। ठीक है, और इसी के मतलब जब आक्रमण के विरुद्ध मतलब साथ में ही इसने बाजार और भेरा जो किला है इसको जीत लिया था। तो हमें एग्ज़ाम में हमेशा पूछा जाता है कि बाजार और भेरा का जो किला है कब बाबर ने जीता था तो 1519 में। और यह भारत पर आक्रमण करते वक्त जो पहला आक्रमण था उसी के अंतर्गत यह जीता गया था। ठीक है, तो आइए प्रश्न का हम आंसर देख लेते हैं जो हमने आपसे यहाँ पे बताए थे। तो यह प्रश्न है कि इस प्रश्न का आंसर देखिए, ऑप्शन ए है इब्राहिम लोदी के संबंधी था और वह दिल्ली के सिंहासन पर बैठने का जो दावेदार था पहला वही था, इसलिए वह चाहता था कि जल्दी से जल्दी इस इब्राहिम लोदी को हम मार के हटा दें और फिर उसके बाद हम दिल्ली की जो राजगद्दी है उस पर काबिज हो जाएंगे। ठीक है, तो आलम खान था कौन तो ये देखिए, ये जो आलम खान है यह इब्राहिम लोदी का चाचा था।
इब्राहिम लोदी का चाचा था। यह इब्राहिम लोदी का चाचा था और इसने अपने पुत्र दिलावर खान को बाबर को आमंत्रित करने के लिए न्योता देने के लिए भेजा था। ठीक है। साथ में एक और था व्यक्ति जिसका नाम था दौलत खान। ठीक है, जिसका नाम था दौलत खान। यह भी जो है चाहता था कि जो इब्राहिम लोदी है उसका शासन जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए। तो दौलत खान था यह, इसका नाम था दौलत खान। तो यह क्यों चाहता था कि इब्राहिम लोदी को पदच्युत करके कोई और शासक बने? तो दौलत खान देखिए पंजाब का शासक था उस समय, पंजाब का यहाँ पे शासक रहा करता था। और उसे क्या था, दिक्कत थी किस लिए कि पंजाब प्रांत में जो है इब्राहिम लोदी जो था ना वह ज़्यादा संतुष्ट वहाँ से संतुष्ट रहता था, असंतुष्ट रहता था और परेशान रहता था। और दौलत खान को ज़्यादा वो और नियम कानून बताता रहता था कि ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। और चूंकि इब्राहिम लोदी बहुत ही जो है अपने नियमों में ढिलाई था, उसको जितने भी नियम कानून थे वह कोई भी समय से नहीं करता था, अपनी नीति उसकी कोई विशेष नहीं थी और उसे केवल अपने नहाने खाने से मतलब था। और जो राज्य प्रशासन है उसमें उसकी दिलचस्पी भी उतनी नहीं थी। इसलिए जितने भी अन्य प्रांतों के जो शासक थे, गवर्नर थे, वह इनसे असंतुष्ट रहा करते थे। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि इनमें से किसने बाबर को सर ए पुल के युद्ध में पराजित किया था? सर ए पुल के युद्ध में पराजित किया था। तो इस प्रश्न का ऑप्शन आपको बताने हैं। और ये देखिए यूपी लोअर पीसीएस में पूछा गया है। और देखिए अगला यूपी लोअर पीसीएस भी आने वाला है। अगर आप आरओ यारो हाई कोर्ट आरओ यारो देख सकते हैं, परीक्षा दे सकते हैं, तो आप यूपी पीसीएस यानी यूपी लोअर पीसीएस भी आप दे सकते हैं। बहुत ही इसमें आसान क्वेश्चन आते हैं और देख ही सकते हैं ऐसे प्रश्नों का यहाँ पे कैसे कैसे प्रश्न हैं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा शैबानी खान यानी ऑप्शन बी। शैबानी खान जो था यह ऑप्शन बी के साथ यहाँ पे है। ठीक है, और इसमें जो शैबानी खान था 1501 में, कब? तो 1501 में यह मध्य एशिया का था। यह कहाँ का था? तो मध्य एशिया का था। और बाबर को हरा करके क्या करता है? ठीक है, बाबर को हरा करके इसे जो है खदेड़ देता है पूरा मध्य एशिया से। यह फिर चला जाता है दूसरे की तरफ, यानी जंगलों में व्यतीत करने लगता है। अब बता दें कि ये जो सराय पुल यानी शैबानी खान था, यह जो है उज्बेकिस्तान यानी समरकंद का ही यह भी रहने वाला था। अगला प्रश्न है कि किस मुगल शासक ने भारत में ऑटोमन युद्ध पद्धति को अपनाया था? ऑटोमन पद्धति मतलब कि पूरे तरीके से स्वतंत्र, पूरे तरीके से अगर जो स्वतंत्र है उसे कहते हैं ऑटोमन एम्पायर। ऑटोमन एम्पायर किसी के भी अंतर्गत या किसी के मतलब कि सहयोग से या सहायता से कोई राजा न बने और वह अपने दम पर पूरा साम्राज्य खड़ा करे, तो उसको कहते हैं ऑटोमन साम्राज्य। और यह युद्ध पद्धति को अपनाया था कि हम केवल अकेले रहेंगे तो अकेले ही रहेंगे। और यह काम किया था बाबर, क्योंकि हमने आपको बताया कि दौलत खान और आलम खान दोनों ने निमंत्रण भेजा था बाबर को कि आप इब्राहिम लोदी को हरा दीजिए और मुझे राजा बनने में हमारी सहायता करिए। लेकिन आपने देखा बाबर जो है इन लोग की सहायता नहीं बल्कि इन लोग के साथ दोबारा युद्ध किया। इब्राहिम लोदी को हराया ही, साथ में इन लोगों को भी एक एक करके हराया और फिर पूरा दिल्ली पर अपना जो है पकड़ मजबूत या नियंत्रण कर लिया। इसी के साथ साथ देखिए जो राणा सांगा था, इन्होंने भी भेजा था, राणा सांगा ने भी भेजा था कि आप इब्राहिम लोदी को हरा दीजिए। बाद में राणा सांगा के साथ भी बाबर को अपना युद्ध करना पड़ा। ठीक है, खानवा के युद्ध में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि किस युद्ध में एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का उपयोग किया गया था? सबसे पहली बार तोपों का युद्ध कब किया गया था, किस युद्ध में किया गया था, यह आपको बताने हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न में यह है, पहला है ऑप्शन पहला सही है इसमें
पानीपत का प्रथम युद्ध। बता दें कि जो तोपों का प्रयोग ही इसे बहुत बड़ी सफलता दिलाने में कारगर साबित हुआ और इसके दो बहुत ही बढ़िया और तोपची थे जो तोप चलाने वाले थे। ठीक है, और बता दें कि जो इब्राहिम लोदी था उसके पास सेना बहुत ज़्यादा थी, इससे कई गुना ज़्यादा थी बाबर से, लेकिन बाबर के जो सैन्य प्रशासन की या सैन्य शक्ति थी उसको संचालित करने की जो व्यवस्था थी बहुत अच्छी थी, जबकि जो इब्राहिम लोदी था उसकी सैन्य प्रशासन की जो व्यवस्था थी बिल्कुल गलत थी, लचर व्यवस्था थी, कब क्या करना है किसी से कोई मतलब नहीं था। ठीक है, तो इस तरह से पानीपत का प्रथम युद्ध में तोपों का युद्ध करने के बाद बहुत ज़्यादा इसमें सफलता मिली थी। यहाँ पे खानवा का युद्ध देख रहे हैं, ये 1526 में हुआ था। 1526 में हुआ था, कब? तो यह जो है 21 अप्रैल को हुआ था। 21 अप्रैल को 1526 में पानीपत का युद्ध हुआ था। खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में। ठीक है, 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था। पानीपत का तीसरा युद्ध जो है 1761 में हुआ था। यह किसके बीच हुआ था? तो मराठों और अफजल शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। और प्लासी का युद्ध जो हुआ था तो ये जो है कब हुआ था? तो 1757 में हुआ था। किनके बीच हुआ था? तो 1557 में सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था। सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच। देखिए यह यूपी पीसीएस प्री में आया हुआ है। कितने सरल प्रश्न, सिंपल प्रश्न है, आप तो इसे बस यूं देखिए, यूं आंसर को सटीक कर लिए। देखिए इसमें बताने हैं इस प्रश्न में, और ये भी यूपी पीसीएस में आया हुआ है कि कौन सा युग में सुमेलित नहीं है, बताने हैं। तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1526 में हुआ था। बिल्कुल, कब हुआ था? तो 21 अप्रैल को यह हुआ था। ठीक है, 21 अप्रैल को यह हुआ था। देखिए खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था। बिल्कुल सही है। और यह कब हुआ था? तो 16 या 17 जून को हुआ था। 16-17 जून 27 को हुआ था। ठीक है, घाघरा का युद्ध जो है 1529 में जो है नहीं हुआ था, बल्कि 1500, हाँ अब देखिए सही, बिल्कुल 1529 में ही हुआ था घाघरा का युद्ध। और चंदेरी का युद्ध जो है 1530 में नहीं बल्कि 1528 में हुआ था, और यह मेदिनी राय और बाबर के बीच हुआ था। इसलिए इस प्रश्न का आंसर यहाँ पे सही है। हमने बताया कि जो पहला है पानीपत, यह इब्राहिम लोदी के साथ हुआ था। खानवा का युद्ध राणा सांगा के साथ हुआ था। और घाघरा का युद्ध जो था यह अफगानों के विरुद्ध में हुआ था। अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे, निम्न पर विचार करना है और बाबर के भारत आने के फलस्वरूप कौन कौन सी परंपराएं शुरू हुई, या कौन कौन सी जो निर्माण कला है, वास्तुकला है, उनका निर्माण यहाँ पे हुआ। पहला है, उपमहाद्वीप में बारूद के उपयोग की शुरुआत हुई। ठीक है, तो बिल्कुल गलत है। बारूद की शुरुआत जो है 13वीं सदी में चीन में ही हो चुकी थी। कहाँ पे? तो चीन में इसके पहले ही हो चुकी थी, तो यह गलत है। इस क्षेत्र की स्थापत्य में मेहराब और गुंबद बनाने की शुरुआत हुई थी। बिल्कुल यह भी गलत है, क्योंकि मेहराब और गुंबद बनाने की जो कला है वह सल्तनत काल में ही शुरू हो चुकी थी। सल्तनत काल में यह बिल्कुल शुरू हो चुकी थी। तीसरा है कि इस क्षेत्र में तैमूरी राजवंश का स्थापना हुआ। बिल्कुल हुआ। तो जो बाबर था ना, वह तैमूर वंश का ही शासक था। तैमूर वंश से ही आया था। इसके पिता तैमूर से थे और माता मंगोलों की तरफ से थी। ठीक है, और देखिए जो बाबर है ना, इसका यह चगमतई जो होता था उससे संबंधित था, उस वाले कुल से संबंधित था, या वंश बोल सकते हैं। चगतई इसका वंश था। चगतई इसका वंश था। तो चगतई वंश था। तो चगतई मतलब कि जो राजा मंगोल था ना, ठीक है, जो राजा जो है मंगोल हुआ करते थे, जो राजा मंगोल थे उनका जो लड़का था उसका नाम था चगतई,
और उसके वंश से जितने लोग बने उन्हें चगतई वंश के अंतर्गत लाया जाता है। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किसमें बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी? किसमें जिहाद की जो जिहाद वाली परंपरा आ जाती है, तो किस युद्ध में शुरुआत इसकी हो चुकी थी? तो यह आपको बताना है, पानीपत, चंदेरी, खानवा या इसमें। तो सबसे पहले जानेंगे जिहाद होता क्या है। ठीक है, जिहाद मतलब कि धर्म की लड़ाई। जिहाद मतलब कि धर्म की लड़ाई, यानी उन्होंने बोल दिया कि यह हिंदू और मुस्लिम की लड़ाई है। हिंदुओं को अगर जीतना है तो, या मुस्लिमों को अगर जीतना है तो हिंदुओं को हराना पड़ेगा। और यहाँ पे जब धर्म की बात आई तो कम से कम सैन्य शक्तियों के साथ ही इसने राणा सांगा को हरा दिया था। किस युद्ध में? तो खानवा के युद्ध में। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर है। और देखिए यूपीपीसीएस मेन में पूछा हुआ है ऐसे प्रश्न, जो आप इसे बस हलवा समझिए, इसे ऐसे ही कर लेंगे। बस आपको ऐसे प्रश्न को यहाँ पे पढ़ते जाना है और आप अन्य किताब भी पढ़ते रहिए। और आप जो है लुसेंट जो पुनरावलोकन है घटना चक्र का, इसे भी लगाते रहिएगा। मेवाड़ के जिस राजा को 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर ने हराया था वह था, बताना है कि 1527 में किसको हराया था? तो हमने बताया आपको कई बार, यह राणा सांगा था जिसको बाबर ने 1527 में हरा दिया था। देखिए अगला प्रश्न है, बाबर ने सर्वप्रथम पादशाह की उपाधि कब धारण की? तो पादशाह की उपाधि कब धारण की? तो यह बता दें कि यह 1506 से 1507 के बीच में, 1506 से 1507 के बीच में क्या होता है कि काबुल पर विजय प्राप्त कर लेता है। कौन? बाबर। काबुल पर विजय प्राप्त करने के बाद मिर्जा से सीधे, मिर्जा की जो उपाधि उसको त्याग करके यह बादशाह की उपाधि क्या करता है? तो इसे धारण कर लेता है, बादशाह की उपाधि। तो कहाँ पे और किसको जीतने के बाद? तो हम बता दें काबुल में ही जीता था। अब काबुल में ही उन्हें मिर्जा की पदवी को हटा करके बादशाह की उपाधि को शामिल कर लिया था। ठीक है, तो अगले प्रश्न में यहाँ पे आगे देखते हैं कौन सा प्रश्न है, क्या है। बाबर के साम्राज्य में क्या क्या शामिल था? तो देखिए काबुल का क्षेत्र हमने बताया ही है, काबुल का क्षेत्र बिल्कुल था। पंजाब का क्षेत्र था, क्योंकि पंजाब होते ही ये दिल्ली आया जा सकता है, तो इसलिए पंजाब का क्षेत्र उसमें शामिल होगा ही। आधुनिक उत्तर प्रदेश का क्षेत्र, बिल्कुल आधुनिक उत्तर प्रदेश का क्षेत्र जो है देखिए दिल्ली के पास में ही है, तो जो पश्चिमी यूपी है वो तो बिल्कुल इसमें रहेगा ही, उसको कोई हटा नहीं सकता, क्योंकि वहाँ से ही होकर के अपने साम्राज्य का विस्तार कर सकता है। और आधुनिक राजस्थान का क्षेत्र जो है इसमें नहीं रहेगा, क्योंकि यह जो है जितने भी आधुनिक राजस्थान है यह सब जो है राजपूतों के हाथ में थी। किसके हाथ में? तो राजपूतों के हाथ में थी, और राजपूत जो है इतने हल्के नहीं थे कि बाबर इनको हरा पाए। हराने के लिए देखिए राणा सांगा के साथ पूरा जिहाद लगा दिया था, यानी पूरा धर्म को भी इसमें झोंक दिया था कि अगर धर्म बचाना है तो हमें इस युद्ध को जीतना ही पड़ेगा। और धर्म की लड़ाई बहुत ही खराब होती है, अगर एक बार धर्म की लड़ाई में आप पड़ गए तो आप समझ लीजिए कि और आपको कोई उसमें से निकाल नहीं सकता, और आप उसमें से कभी निकल भी नहीं सकते अगर आपके ऊपर धर्म हावी हो गया है तो। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वह मुगल सम्राट जिसके जीवन में धैर्य, संकल्प की सफलता की शिक्षा मिलती है, यानी कौन सा राजा था जिससे हमें पता चलता है कि वह धैर्य और संकल्प से परिपूर्ण था, उसके पास इसे बहुत से धैर्य और इसको रखने की क्षमता थी। क्यों? आप देखिए कि यह पहले से ही भारत पर आक्रमण करने के लिए बहुत प्रयासरत था, क्योंकि इसके पहले सल्तनत काल में अलबरूनी, फिरदौसी, इन लोगों ने भारत पर आए थे और भारत के बारे में बहुत सारी चीज़ें लिखा था, और इसे पता चला बाबर को कि भारत बहुत ही ज़्यादा पैसे वाला है, संपन्न है, तो वह बहुत उसकी दिली इच्छा थी, और वह धैर्य में पूरी तरह से धैर्यवान था, और उसने समय के अनुसार समय का
रुख देख करके ही उसने भारत पर आक्रमण करने का फैसला किया था। अगर ऐसे ही फैसला करता और आंख मूंद के, तो कभी भारत पर वह विजय प्राप्त नहीं कर सकता था। इसलिए वह समय को एकदम देख करके, मौका देख करके ही जब भी मतलब कि अपना युद्ध में हाथ बढ़ाया तो एकदम छक्का ही मारता गया एक तरफ से। बीच में ऐसा कोई भी युद्ध नहीं था जो कि हारा हो। ठीक है, तो यह कौन था? आपको पता ही है कि ये जो बाबर था, ये बहुत ही धैर्यवान, और ये जो है, अब देखिए बाबर नामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया गया है? तो आप बता दें कि मेवाड़ जो था वही थे, यहीं के राणा सांगा थे, और इन्हीं के साथ खानवा का युद्ध 1527 में, और कब हुआ था? तो 16-17 जून को यह हुआ था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न यहाँ पे है कि कथन 2 दिए गए हैं, और इस कथनों में सही आंसर आपको पता करने हैं। कथन है ए, बाबर ने बाबरनामा को तुर्की में लिखा था। बिल्कुल एकदम 101% सही है कि बाबर ने अपनी जो आत्मकथा है तुर्की में लिखा था। एक और शासक था जो मुगल वंश का था, उसने भी अपनी आत्मकथा लिखी थी। आपको कमेंट में लिखना है वह कौन सा शासक बादशाह था। कारण इसका है कि तुर्की मुगल दरबार की राजभाषा थी। नहीं, इनकी राजभाषा जो थी ना, वह क्या थी? तो फारसी थी। इनकी जो राजभाषा थी वो क्या था? तो फारसी हुआ करता था। यानी राजभाषा इनकी थी तो फारसी थी। ठीक है, तो यहाँ पे कारण तो गलत है, लेकिन कथन जो है आप ए बिल्कुल सही है। तो इसलिए ऑप्शन सी जो है यहाँ पे है कि ए जो है सही है और आर यहाँ पे गलत है। देखिए IAS में पूछा गया है, और यह प्रश्न जो आने के लिए बिल्कुल जो है सही है, आ सकता है आपके एग्जाम में, और ये लेवल में चल रहा है। अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? आपको बताना है मीर बाकी ने इसका निर्माण कराया था। और आप जानते ही हैं इस मस्जिद को बाद में ढहा करके बताया जाता है कि अयोध्या में जो बाबरी मस्जिद था, इसके पहले यह कोई और मंदिर था, और वहाँ पर ध्वस्त करके इस मंदिर को या इस मस्जिद को बनाया गया था। और मीर बाकी नहीं बनाया था, और यह किसके याद में? तो यह कोई मीर थे, उनकी याद में इसको बनाया गया था। और इस तरीके से जितने भी प्रश्न थे हमने आपके सामने आपके लिए जो है मैंने संकलन किया। आपको कैसा लगा ज़रूर इसे बताइएगा, और फिर मिलेंगे अगले नए वीडियो में। जय हिंद।